यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और बेटा मेरी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 3। और हम यूनिट नंबर 3 का एक टॉपिक है बेटा, वो डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा एक्सपेक्टेशन। ठीक है बेटा, एक्सपेक्टेशंस। तो बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो टॉपिक है एक्सपेक्टेशन, यहाँ से एग्जाम में 100%, बेसिकली एग्जाम में बेटा यहाँ से 100% एटलीस्ट एक क्वेश्चन आएगा। एक से ज्यादा बेटा हो सकता है, ध्यान रखना, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन आने के कंफर्म चांसेस है। कम से कम एक क्वेश्चन आने के, ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कम से कम एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं यहाँ पर। गॉट इट? नाउ देखो बेटा, एक्सपेक्टेशन के अंदर अगर मैं सारे टॉपिक्स की बात करता हूँ तो कुल मिला के 3-4 टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पहले आप एक बार उसकी लिस्ट देख लीजिएगा, फिर उसी हिसाब से आप बेटा अंडरस्टैंडिंग बिठाना। सबसे पहला टॉपिक है बेटा लुकास क्रिटिक। ठीक है, ये टॉपिक है लुकास क्रिटिक, और इसका बेटा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब हो जाता है बेटा कि इसके ना कुछ कीवर्ड्स हैं। जैसे मैं आपको कीवर्ड बता देता हूँ कि मान के चलो पॉलिसी इन इफेक्टिवनेस, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे बड़ा कीवर्ड है इसका लुकास, खुद ही लुकास क्रिटिक सबसे बड़ा इसका बेटा कीवर्ड है, लुकास क्रिटिक। एंड क्योंकि जिस भी लुकास ऐसा है ना यहाँ पे लुकास, बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन लुकास से कनेक्टेड है तो वो नॉर्मली 90% ट्राई कर देंगे कि वहां पे लुकास का नाम आए। ठीक है बेटा, क्योंकि उसी के क्रिटिक्स का सिलेबस का पार्ट है। और अगर एग्जाम में आपके क्रिटिक वर्ड का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ध्यान रखना वो लुकास की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ये इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है जी। और बेटा इसमें इसी हमारे इसी एक्सपेक्टेशंस में एक टॉपिक और ऐड है। मैं आपको पहले टॉपिक लिस्ट बता रहा हूँ, दैट इज नॉमिनल रिजिडिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। नॉमिनल रिजिडिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, और बेसिकली इसके ऑथर हैं फिशर एंड टेलर। फिशर एंड टेलर, तो ये एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, नॉमिनल रिजिडिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। एक तो ये हमें यहाँ पे देखना है। और बेटा एक हमें यहाँ पे और ऐड करना है टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ये अलग अलग ऑथर्स के हमने उठाया है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये बेटा नॉर्मली अल्टफील्ड के का ऑथर है, मतलब एक अलग रीडिंग में से, ये तीनों अलग अलग रीडिंग में से। ठीक है, इसलिए इनकी लैंग्वेज में भी काफी ज्यादा बेटा आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। एंड इसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा वो है अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस। ठीक है, दैट इज AEH। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बेटा रहता है पेपर में। ठीक है, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, जहाँ पे इसके बेटा ध्यान रखिएगा इसके लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पेपर में बेटा आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। उसके बाद इसमें एक टॉपिक और ऐड कर रहा हूँ बेटा मैं, वो है बेटा रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। दैट इज रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। ठीक है बेटा, रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। तो बेटा ये हमारा बेसिकली टॉपिक्स हैं और जो एग्जाम में आपके आने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, इसमें एक एक पार्ट और है, अगर स्टडी कर रहे हैं तो देखिए ऐसा होता है कि रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी को आपको किसी भी टॉपिक से कनेक्ट करवा देंगे, और साथ साथ क्या होगा कि ऐसा क्वेश्चन फ्रेम्ड हो जाएगा, एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम्ड होगा जिसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस कनेक्ट होंगे। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ कि हमारे टॉपिक आ जाता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो अगर हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट,
तो बेटा इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम हो सकता है एक से ज्यादा थ्योरीज को ऐड कर दें यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट ये लुकास क्रिटिक की अगर मैं बात करता हूँ, ये सॉरी एक्सपेक्टेशंस की अगर मैं बेटा बात करता हूँ, तो यहाँ पे कम से कम एक क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का, और मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन आप मान के चले कि कम से कम 15 नंबर की वेटेज और 30 मार्क्स की वेटेज तक ये क्वेश्चन जा सकते हैं। मतलब ये कंपलसरी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, कंपलसरी क्वेश्चन एक कम से कम एक तो होगा ही होगा आपके लिए एग्जाम में। अब अच्छा उसमें से भी बेटा आपको क्या इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, देखिए मेरे अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये होगा, सबसे पहला गाइस लुकास क्रिटिक, सबसे पहला क्वेश्चन। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो अडप्टिव एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस एंड रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। तो ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंगली बेटा आपको ये तीनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैं आपको गाइस मैं तो गाइस आपको सारे टॉपिक्स कराऊंगा, लेकिन आप इन सब टॉपिक में से ये जो जिन पे मैंने शेयर किया है उनको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा पढ़ना हम लोग आज की अपनी क्लास। और बेटा हमारा आज का जो डिस्कशन स्टार्ट में कर रहा हूँ बेटा, वो मैं कर रहा हूँ लुकास क्रिटिक्स से, ठीक है बेटा, लुकास क्रिटिक्स। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं आपको पढ़ाते हुए एक चीज फॉलो करूंगा कि देखो लुकास क्रिटिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्वेश्चन की हेल्प लूंगा। देखो बेटा अभी एग्जाम करीब है, एज यू नो एग्जाम बहुत बहुत ज्यादा करीब है, तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ना क्वेश्चंस के जरिए समझाऊं चीजें। तो मैं जस्ट एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है, और उस क्वेश्चन में जितना पूछा होगा उसी से कनेक्टेड लुकास क्रिटिक एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो जरा समझिएगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन जस्ट, तो क्वेश्चन समझना बेटा। क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट इज लुकास आर्ग्यूड दैट Lucas argued that one essential integrant of painless disinflation was credibility of monetary policy मैं बेटा आपको कुछ बातें बता देता हूँ लुकास के बारे में, रॉबर्ट लुकास, ठीक है। तो रॉबर्ट लुकास, मैं बाद में स्पेलिंग लिख देता हूँ, लुकास या रॉबर्ट लुकास बेटा एक ऐसे इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिन्हें बेसिकली नोबेल मिला है, ठीक है, जिन्हें बेसिकली नोबेल मिला है, और नोबेल इन 1972 फॉर हिज एक्सपेक्टेशन थ्योरी। और मैं आपको बताता हूँ अकेले ये नहीं थे, 3 थे, एक रॉबर्ट लुकास, एक रॉबर्ट बैरो और एक थॉमस सर्जेंट, मतलब बड़ा 3 इकोनॉमिस्ट थे। 1972 में इन तीनों इकोनॉमिस्ट को नोबेल मिला था फॉर द थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशन। कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे, एक थे रॉबर्ट लुकास, एक थे रॉबर्ट बैरो और एक थे बेटा थॉमस सर्जेंट। तो बेटा 3 इकोनॉमिस्ट थे ये जिनको इसमें नोबेल मिला, ठीक है बेटा। एक मिनट, ये तो बेटा इनको नोबेल मिला था इस चीज में क्योंकि इन्होंने ये बता दिया था कि जो एक्सपेक्टेशन जो जो एजेंट होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, वो रैशनल होते हैं, यानी जो उनको नोबेल मिला बेटा उनकी बेसिकली रैशनैलिटी थ्योरम पे मिला था, दैट वाज द रैशनैलिटी थ्योरम। और रैशनैलिटी थ्योरम का मतलब हो जाता है कि जो एजेंट्स होते हैं अपनी कभी भी जब भी अपनी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जब मतलब कोई भी एजेंट होता है, कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं, तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को मिला के प्रेजेंट में कंजम्पशन ये डिसीजन लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो चलो इनकी हिस्ट्री है। मैं अपने टॉपिक की बात करता हूँ, तो लुकास के कंसेप्ट है यहाँ पे जो कंप्लीटली एक्सपेक्टेशन पर बेस्ड है, तो बेटा वो हम डिस्कस करते हैं अभी। देखिए बेटा क्वेश्चन ये कहता है कि लुकास आर्ग्यूड दैट वन एसेंशियल इंटीग्रेंट ऑफ पेनलेस डिसइंफ्लेशन,
देखो डिस इन्फ्लेशन, एक तो होता है इन्फ्लेशन ही यानी पैसे मतलब महंगाई होना, डिस इन्फ्लेशन का उल्टा हो जाता है। तो कहते हैं कि एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है ऑफ ऑफ पेनलेस इन दिस इन्फ्लेशन का, वो है क्रेडिबिलिटी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है, जैसे एक स्टेटमेंट है, कहते हैं क्रिटिसाइज। अब इसको क्रिटिसाइज करो। अब देखो इंटरेस्टिंग है, पहली बात तो मैं आपको जैसे बता देता हूँ, ये आपका 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन हमेशा जब भी पेपर में आते हैं तो इसी कनेक्टिविटी से कनेक्टेड होते हैं, इसी इंफॉर्मेशन से बेटा रिलेट करते हैं। तो बेटा मैं आपको एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को का जो एक्सप्लेनेशन है, जो ये थ्योरी कंसेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे दो फायदे होंगे। इससे आपको एक तो ये फायदा होगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये पता लग जाएगा, और दूसरा आपको ऑटोमेटिकली थ्योरी भी पता लग जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ऐसा होता था, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अब ऐसा मान के चलो, ऐसा होता था कि जो हमारी बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी डिसइंफ्लेशन की, समझना ध्यान से। देखो एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि लुकास आर्ग्यूड दैट वन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ दिस वाज क्रेडिबिलिटी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। लुकास ये कह रहा है, हम ये कह रहे हैं कि जब हमारी ट्रेडिशनल पॉलिसी, मान लो हमारी ट्रेडिशनल पॉलिसी थी, वो ट्रेडिशनल पॉलिसी है, ट्रेडिशनल अप्रोच, बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच बेटा वो बेसिकली बहुत बहुत ज्यादा पेनफुल हुआ करती थी, क्योंकि जब हम लोग बेटा इन्फ्लेशन को कम किया करते थे, when we were basically reducing, when we follow the reducing policy, reducing inflation policy, तो हमें क्या करना होता है बेटा, हमें नॉमिनल मनी ग्रोथ, समझ रहे हो, नॉमिनल नॉमिनल मनी ग्रोथ रेट को हमें कम करना पड़ता था। ठीक है बेटा, नॉमिनल मनी रेट को ग्रोथ को कम करना पड़ता था, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना पड़ता था। और बेटा इसकी वजह से इकोनॉमी क्या फेस करती थी, फेस दी एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट। शायद आपको पता होगा, कहीं ना कहीं हम लोग फिलिप्स कर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिलिप्स कर्व की बात कर रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है गाइस कि लुकास वाज द इकोनॉमिस्ट जिन्होंने फिलिप्स कर्व को भी क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, वायलेट किया है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इन्फ्लेशन को कम करते थे, अगर हम लोग इन्फ्लेशन को कम करते थे तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट हाई फेस करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि सेम टाइमिंग में हम दो पॉलिसीज फॉलो नहीं कर सकते थे, एक इन्फ्लेशन कम करने की, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की। ठीक है बेटा, अब हम ये कह सकते हैं जो भी ट्रेडिशनल अप्रोच है, देखो बेटा दिस इज द बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच, दिस ट्रेडिशनल अप्रोच बेसिकली चैलेंज्ड बाय टू इकोनॉमिस्ट। ठीक है, दिस ट्रेडिशनल अप्रोच चैलेंज्ड बाय टू इकोनॉमिस्ट। ठीक है, दो इकोनॉमिस्ट ने बेटा, दो मैक्रो इकोनॉमिस्ट ने इसको चैलेंज किया, और दोनों को दोनों ने बेसिकली role of expectation and how changes in expectation formulation might affect unemployment cost of disinflation। यानी दोनों को दोनों इकोनॉमिस्ट ने यही चीज बताई थी कि कैसे एक्सपेक्टेशंस हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और कैसे एक्सपेक्टेशंस में चेंजेस हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो जस्ट ये कंसेप्ट समझ के रखना यहाँ पर। अब बेटा देखो ये थ्योरी, ये कंसेप्चुअली तो आप समझ गए हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आपको ना थ्योरी भी लिखनी है, तो मैं बेटा साथ साथ थ्योरी लिखता जाता हूँ। ठीक है, नोट्स नहीं शेयर कर रहा अभी यहाँ पर, नॉर्मली मैं नोट्स भी शेयर कर देता हूँ, बट बेटा थ्योरी आपको लिखनी, क्योंकि क्वेश्चन में आप एग्जाम में क्वेश्चन आपको लिखना पूरा का पूरा। तो बेटा मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, और आंसर को साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है बेटा, तो इंपॉर्टेंट है यार, लिख लो इस चीज को मेरे साथ में। लेकिन ना बेटा we know that we know that traditional approach of disinflationary disinflationary was so painful, है ना बेटा, पेनफुल। अब बोलेंगे जी क्यों, बिकॉज
in the process of, because in the process of, reducing inflation, reducing inflation, एंड साथ साथ एक तो प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन व्हेन नॉमिनल मनी सप्लाई, व्हेन नॉमिनल मनी सप्लाई, व्हेन नॉमिनल मनी ग्रोथ, या आप कह सकते हो नॉमिनल मनी ग्रोथ, नॉमिनल मनी ग्रोथ rate decreases, nominal money growth rate decreases, then it causes excess unemployment, excess unemployment, which is measured by, sacrifice ratio, मेजर्ड बाय सैक्रिफाइस रेशियो। समझ लो, एक सैक्रिफाइस रेशियो वाले कंसेप्ट भी हमारे सामने, उसे भी हम लोग अभी ध्यान देंगे हल्के हल्के करके। पर पॉइंट इज दैट के मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बेसिकली इन्फ्लेशन कम करना चाहते थे बाय रिड्यूसिंग दी नॉर्मल मनी ग्रोथ, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हाई होता था, ठीक है, काफी ज्यादा पेनफुल होता था। अब आगे बात करते हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो अप्रोच है, दिस अप्रोच बेसिकली चैलेंज बाय टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिकली अकॉर्डिंग टू देम बेटा कि वो बोलते थे कि एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो हम लिख देते हैं दिस ट्रेडिशनल अप्रोच, मैं बता रहा हूं आपको, एग्जाम में भी लिखना कैसे है आपको, ठीक है, was challenged by two separate group of macroeconomists, two separate group of macroeconomics, full stop. The focus of both groups was role of expectations, इसको अंडरलाइन करना बेटा, ठीक है जी, रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस and how changes in expectation formulation might affect unemployment, cost of disinflation, ठीक है बेटा। तो ये जस्ट समझ के रखना, मतलब बिल्कुल एग्जाम में लिखना कैसे, और शायद आप समझ भी रहे होंगे कि कंसेप्ट क्या है, लुकास क्रिटिक्स भी क्या है, समझना मेरी बात। अभी तो लुकास क्रिटिक तक बात पहुंच रही है, लुकास क्रिटिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लुकास क्रिटिक तक बात पहुंच रही है, ठीक है। तो अब जरा समझ के रखना बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कहते हैं द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, the conclusion of first group। अच्छा, कौन से ग्रुप की बात हो रही है बेसिकली, कौन सा वाला ग्रुप? बेसिकली
was based जो कंक्लूजन था was based on work of Lucas on work of Lucas and Sargent and Thomas Sargent, समझे ना जो मैंने नाम लिए थे अभी, थॉमस सर्जेंट एंड रॉबर्ट लुकास, एंड is known as Lucas critic and is known as Lucas critics, ठीक है, and is known as Lucas critics. Lucas pointed out that Lucas pointed out that Lucas Lucas pointed out that when trying when we trying to predict the effect of major policy change, when we trying to predict when we're trying to predict the effect of predict the effect of major policy change it could be very misleading, it could be very misleading to take as given given the relations estimated from past data ठीक है बेटा। अब देखो इंटरेस्टिंग बात समझना, लुकास के अकॉर्डिंग देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ लुकास कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू देम, या चलो लुकास के अकॉर्डिंग टू हिम वेज सेटर्स formed their expectations based on all relevant information and not just on the basis of past inflation। देखो समझना, कहते थे जो वेज सेटर्स होते थे फॉर्म करते थे अपने एक्सपेक्टेशंस को सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पर, और बेसिकली एंड नॉट जस्ट ऑन द basis of past inflation, मतलब पास्ट इन्फ्लेशन के बेसिस पर वो ऐसा कुछ नहीं करते थे। इसका मतलब ये जो होगा बेटा, इट मीन्स एक्सपेक्टेशंस इज रैशनल रेदर देन अडप्टिव, मतलब अडप्टिव नहीं थी, अडप्ट नहीं कर रहे थे, जो एक्सपेक्टेशन थी बेटा वो रैशनल थी, यानी एजेंट को सारी चीजों के बारे में पता था। इट मीन्स एक्सपेक्टेशंस is rational rather than adaptive ठीक है जी, rather than adaptive। ठीक है, अब एक छोटा सा कंसेप्ट और इसके साथ में, ठीक है बेटा समझना, ये तो बात समझ में आगे के जो लुकास का कंसेप्ट था वो अडप्टिव पे नहीं था, वो रैशनलिटी पर था, जिसके लिए उनको नोबेल भी मिला था।
ठीक है। अब पॉइंट ये कि उन्होंने ये भी बोला कि जो वेज सेटर्स हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को बेसिकली प्रीवियस ईयर इन्फ्लेशन के बेस पर सेट करते हैं, और जो उनके पास जो ओनली वे होता है इन्फ्लेशन रिड्यूस करने का वो सिर्फ और सिर्फ होता है हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर द सेम टाइम। यानी वो बेसिकली वो ये कहते हैं कि जो हमारे जो वेज सेट होगा, जो वेज सेट होगा वो हमारे प्रीवियस इन्फ्लेशन के बेसिस पर सेट होगा, और उनके अकॉर्डिंगली अगर हम इन्फ्लेशन को रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही होगा कि वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ा सकें। समझ रहे हो? ये बेसिकली फिलिप्स कर्व के कंसेप्ट से बता रहे हैं ट्रेडिशनल थ्योरी पे। ठीक है बेटा, तो मैं इस बात को भी लिख देता हूँ जो मैंने बोला है अभी। ही आर्ग्यूड दैट he argued that if wage setters if wage if wage setters keeping forming their expectations based on expectations based on only way to decrease only way to decrease inflation to decrease inflation would be would be would be to accept would be to accept would be to accept higher inflation, higher unemployment higher unemployment rate for some time for some time। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंसेप्ट समझने थे, क्या क्या कंसेप्ट है इधर समझने के लिए। देखो बेटा है क्या कि लुकास ने अपना कंसेप्ट बता दिया जी, लुकास के अकॉर्डिंगली कि भाई ट्रेडिशनल थ्योरी में ऐसे ऐसे होता था जो कि गलत होता था अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर, मतलब जो जो वेज सेटिंग होती थी। ठीक है। और बड़ी पता है क्या, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी लुकास की, तो लुकास ने मतलब जैसे बताया कि ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जब भी हम वेज को सेट करें तो हम इन्फ्लेशन को पुराना वाला इन्फ्लेशन मान लेते हैं, और देखो जस्ट अगर हम बात करते हैं कि तो पुराना वाला इन्फ्लेशन मान लेते हैं तो हम ये मान के चल लेंगे ना कि भाई थोड़ा बहुत तो अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में जैसे पुराना था वैसे इस बार भी रख लेते हैं। ठीक है ये। और एक इंटरेस्टिंग बात इन्होंने ये करी कि अगर अगर वेज सेटर्स कन्विंस्ड हो गए इस चीज को लेकर के हमारी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन कम होगा, जैसे हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम है पिछले बार से, तो ये बहुत इजी हो जाएगा कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन को भी कम कर दें, जिससे बेटा क्या होगा कि हमारा एक्चुअल इन्फ्लेशन कम हो जाएगा विदाउट विदाउट एनी चेंज इन दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यानी उनके अकॉर्डिंगली अगर ये था कि अगर हम अपना इन्फ्लेशन को जो इन्फ्लेशन बेसिकली सेट करें, इन्फ्लेशन को मेज्यूम कर लें जो इस पीरियड का इन्फ्लेशन है वो पुराने पीरियड के इन्फ्लेशन से अगर हम इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सेप्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन कम होने लग जाएगा, और अगर ये एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन कम होगा तो हमारा इकोनॉमी के अंदर कि हमारा जो नॉर्मल इन्फ्लेशन अमाउंट है वो कम हुआ, इसकी वजह से हमारा एक्चुअल इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। देखो बड़े जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कम होने लग जाता है तो एक्चुअल इन्फ्लेशन कम होगा, और इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि एक्चुअल इन्फ्लेशन कम होगा विदाउट एनी इंक्रीमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो जैसा था वही रहेगा, यानी हमने ऑटोमेटिकली कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सेप्ट किया है। बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0 है, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि इकोनॉमी एक्सेप्ट सम अनएम्प्लॉयमेंट। जब इकोनॉमी ने कुछ अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट कर रखा है
तो इकोनॉमी अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर लेगी, जिससे एक्चुअल इन्फ्लेशन कम हो जाएगा और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट पुराना वाला ही रहेगा जो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो एक तो बात ये समझना, यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट मैं ऐड कर रहा हूँ बेटा, दैट इज कि देखो नॉमिनल मनी ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ये सब के सब रिड्यूस होंगे विदाउट द नीड फॉर रिसेशन। यानी हमारी इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं लिख भी देता हूँ बेटा, दैट इज नॉमिनल मनी ग्रोथ, nominal money growth, inflation and expected inflation and expected inflation and expected inflation all could be reduced, all could be reduced, all could be reduced without the need for recession, without the need for recession, the need for recession, the need for recession मतलब recession की को लाए बगैर आप अपने नॉर्मल मनी ग्रोथ, इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को कम कर सकते हो, जो कि हमारी इकोनॉमी की बहुत बहुत बड़ी नीड होती है। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आपको यहाँ तक? और बेटा जिसका मीनिंग ये हो जाएगा, मतलब अगर इसका मीनिंग की बात करें तो बेसिकली इट मीन्स दैट समझना, इसका मतलब बेटा ये हो जाएगा कि हमारा जो नॉमिनल मनी ग्रोथ है ना, वो हमारे मीडियम रन में इक्वल ही नहीं होगा, बट साथ साथ शॉर्ट रन में भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स दैट नॉमिनल मनी ग्रोथ कुड बी इक्वल, नॉमिनल मनी ग्रोथ could be equal, nominal money growth could be equal not only in medium run, not only in medium run, but also in short run, but also in short run, but also in short run। ठीक है बेटा, शॉर्ट रन के अंदर भी वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब एक बेटा इसका लास्ट इन्फॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी खत्म हो जाएगी और हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। देखो बेटा ये कि जो दो इकोनॉमिक्स थे, लुकास एंड सर्जेंट, उन्होंने ये कभी बिलीव नहीं करा था कि डिसइन्फ्लेशन जो होगा वो मतलब डिसइन्फ्लेशन विदाउट एनी इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बढ़ पाएगा, मतलब डिसइन्फ्लेशन कंट्रोल, डिसइन्फ्लेशन हो पाएगा विदाउट एनी इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों के दोनों इकोनॉमिस्ट ने ये कभी नहीं बिलीव किया था इस बात में, लेकिन सर्जेंट कंक्लूडेड दैट, सर्जेंट ने ये कंक्लूड किया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होता है वो बहुत कम इंक्रीज होगा, जिसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो सेक्रीफाइस होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा एज कंपेयर ट्रेडिशनल अप्रोच से। वो ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो हम पॉलिसी लगा रहे हैं, बेसिकली लुकास लुकास एंड लुकास एंड सर्जेंट, इनके अकॉर्डिंगली ये जो पॉलिसी लगा रहे थे, ये इन्होंने कभी बिलीव नहीं करा था, दे नेवर बिलीव, दे डिडंट बिलीव दैट कि जो इन्फ्लेशन है वो डिसइन्फ्लेशन बेसिकली आ जाएगा विदाउट एनी इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इन्फ्लेशन कम होगा विदाउट इंक्रीमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, विदाउट दिस, इसके बगैर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, दे नेवर बिलीव दैट। ठीक है, लेकिन जो सर्जेंट है उन्होंने ये बताया, बट द सर्जेंट concluded that concluded that concluded that increase increase in increase in increase in unemployment could be smaller, increase in unemployment increase in unemployment could be smaller, could be smaller, which means
sacrifice could be much smaller, which means sacrifice could be much smaller, sacrifice could be much smaller, मतलब जितना हो सकता है वो बहुत बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है। that was suggested in traditional approach, that what was बेसिकली आप इतना कह सकते हो कि वो बहुत ज्यादा कम था, ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पर, देखो समझना इंटरेस्टिंग बात। अब हमारा क्वेश्चन की कनेक्टिविटी क्या थी, क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो हमारा डिस इन्फ्लेशन को लाने की जो एसेंशियल इंडिग्रेंट है वो मॉनेटरी क्रेडिबिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मतलब ये हो गया कि बिलीव बाय वेज सेटर दैट that central bank is truly committed to reduce inflation, only credibility would cause wage setters to change the way of forming expectation। यानी पॉइंट इज दैट कि अगर तुम लुकास की कंसेप्ट समझो तो लुकास का मतलब भी यही था कि जितना ज्यादा हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करेंगे उतना ज्यादा इन्फ्लेशन कम होगा विदाउट इंक्रीमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं अपने क्वेश्चन पे फाइनल लेकर आऊं, यानी अकॉर्डिंग टू, या फिर हम फाइनल कंक्लूजन लेकर आए इस कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो मैं आंसर ऑफ क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे कि जो हमारा बताया गया था वो यही था। जैसे आपको याद होगा द एसेंशियल, क्वेश्चन ये था ना, द एसेंशियल इंडिग्रेंट, द एसेंशियल इंडिग्रेंट ऑफ सक्सेसफुल of successful dis ingredient of successful disinflation was successful disinflation was credibility of monetary policy, monetary policy that is they believe या believe by, that is believed by wage setters, that wage setters that central bank is truly committed, central bank is truly committed to reduce inflation, ठीक है। only credibility would cause wage setters to change the way of forming expectation, to change the way of forming expectations, ठीक है। दिस इज द होल कंसेप्ट, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड है। आई नो मैंने इसमें लिखा भी है, एक्सप्लेन भी किया है, बट यू नो गाइस आप लोगों के लिए ही करा है मैंने ये, तो जितना मैं इसको एक्सप्लेन कर पाया अच्छे से, तो ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया लुकास क्रिटिक का, ठीक है। तो लुकास क्रिटिक का मतलब यही हो गया कि उन्होंने जो फिलिप्स कर्व को क्रिटिसाइज किया था, ठीक है, और बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि एक्सपेक्टेशंस को अगर हम कम कर देंगे तो विदाउट इंक्रीमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है, बाय द सेंट्रल बैंक। और अगर सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी लगा देगा, क्रेडिबिलिटी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कर देगा, तो उससे भी डिसइंफ्लेशन पेनलेस हो जाएगा। पेनलेस होने का मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल पॉलिसी, ठीक है बेटा। तो दिस इज द होल कंसेप्ट। तो आज की क्लास हमारा ये ना कि बेटा काफी है। अब बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसका आगे का कंसेप्ट, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए इसको क्लास को अच्छे से देखिएगा, कोई भी दिक्कत है मुझे बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।